नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। चुनावी साल का आगाज हो चुका है। देश की सियासत की तस्वीर बदलने का दावा भी खूब किया जा रहा है। सभी दल हर दांव पर दांव आजमा रहे हैं, अलग अलग हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। ऐसे में बीजेपी जीत के लिए खिचड़ी टोटका का सहारा ले रही है। दिल्ली रामलीला मैदान में भीम महासंगम विजय संकल्प 2019 का आयोजन किया गया, जिसमें 5000 किलो खिचड़ी तैयार की जा रही है, जिसका मटेरियल दिल्ली के 3 लाख घरों से इकट्ठा किया गया है। समरसता खिचड़ी के नाम से इसे रैली में आने वाले लोगों को खिलाया जाएगा। संभावना जताई जा रही है कि 5000 किलो खिचड़ी के साथ एक नया रिकॉर्ड बीजेपी बनाने जा रही है। राफेल सौदे पर मचे घमासान के बीच एचएएल को दिए कॉन्ट्रैक्ट पर कांग्रेस अध्यक्ष ने सवाल खड़े कर दिए हैं, जिस पर रक्षा मंत्री ने कुछ देर बाद ही सबूत समेत कांग्रेस को जवाब दिया। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को किस सरकार ने मजबूत किया, इस सवाल पर छिड़ी जंग के बीच रक्षा मंत्री ने कांग्रेस अध्यक्ष पर पलटवार किया है। शुक्रवार को रक्षा मंत्री ने लोकसभा में दावा किया था कि एनडीए सरकार में एचएएल को 1 लाख करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट्स मिले हैं, जिस पर रविवार को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट के जरिए रक्षा मंत्री से सबूत की मांग कर दी। लेकिन राहुल के ट्वीट के चंद घंटों बाद ही रक्षा मंत्री ने ट्वीट के जरिए सबूत समेत पलटवार कर दिया और कहा कि ये शर्म की बात है कि कांग्रेस के अध्यक्ष देश को गुमराह कर रहे हैं। एचएएल ने 2014 से 2018 के बीच 26,570 करोड़ रुपए के सौदों पर दस्तखत किए और 73,000 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट्स पाइपलाइन में हैं। क्या राहुल गांधी सदन में देश से माफी मांगेंगे? इससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने ट्वीट के जरिए क्या मांग की थी, ये भी देख लीजिए। जब आप एक झूठ बोलते हैं तो आपको पहले झूठ को छिपाने के लिए और अधिक झूठ बोलना पड़ता है। पीएम के राफेल झूठ का बचाव करने की उत्सुकता में रक्षा मंत्री ने संसद में झूठ बोला। रक्षा मंत्री को संसद के दस्तावेजों से पहले एचएएल को 1 लाख करोड़ के सरकारी आदेश दिखाने होंगे या इस्तीफा दें। राहुल के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी पलटवार किया। 48 घंटे बाद जागे हैं एक नए झूठ के साथ। वो झूठ भी संसद और संसद के बाहर दोबारा ध्वस्त होगा। दरअसल शुक्रवार को लोकसभा में रक्षा मंत्री राफेल सौदे की एक एक परत खोल रही थी और कांग्रेस के आरोपों का सिलसिलेवार जवाब दे रही थी। राफेल सौदे पर जवाब देती हुई रक्षा मंत्री ने एनडीए सरकार के दौरान हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को मजबूत बनाने के आंकड़े भी पेश किए। रक्षा मंत्री ने कहा कि एचएएल ने 2014 से 2018 के बीच 26,570 करोड़ रुपए के सौदों पर दस्तखत किए और 73,000 करोड़ रुपए के कॉन्ट्रैक्ट्स पाइपलाइन में हैं। साफ है, राफेल डील के बाद अब एचएएल जंग का नया मैदान बनता जा रहा है, जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष और सरकार के मंत्रियों के बीच वार पलटवार जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। बूथ लेवल कार्यकर्ताओं से बात करते हुए आज पीएम मोदी ने कांग्रेस और आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू पर जमकर हमला बोला और चंद्रबाबू को धोखेबाज करार दिया। साथ ही इस दौरान कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी दिया। पीएम मोदी ने रविवार को नमो ऐप के जरिए आंध्र प्रदेश के बूथ लेवल कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र तो दिया ही, साथ ही एनटी रामाराव के बहाने आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू के साथ कांग्रेस पर भी बड़ा हमला बोला। अनंतपुर, कडपा, कुरनूल, नरसारोपेट और तिरुपति के बूथ लेवल कार्यकर्ताओं को मिले मोदी मंत्र के बारे में बताएंगे, लेकिन उससे पहले चंद्रबाबू और कांग्रेस पर हुए हमले के बारे में जान लीजिए। रविवार को पीएम ने कहा कि चंद्रबाबू ने एनटीआर को तो धोखा दिया ही, अब सत्ता के लिए कांग्रेस के सामने सिर झुकाए हैं। Those who have cheated NTR not once but twice, what do you expect of them? It was NTR who led the Congress Mukt Bharat movement with the anti-Congress National Front. Today, his own son-in-law has bent
his head before the Congress to save his power. इस दौरान पीएम मोदी ने एनटीआर के बहाने परिवारवाद पर भी निशाना साधा। NTR's dream of a Swarna Andhra Pradesh will be realized when every citizen of Andhra Pradesh enjoys the fruits of development and not just one family. पीएम मोदी ने चंद्रबाबू नायडू और कांग्रेस पर तो निशाना साधा ही, साथ ही बूथ लेवल कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र भी दिया। रिमेंबर, मेरा बूथ सबसे मजबूत। Ensure that our party gets the maximum votes in your respective booths. I would tell you, मजबूत बूथ से सरकार बनती है, बूथ बूथ की विजय से सरकार बनती है। पीएम मोदी ने आंध्र प्रदेश के बूथ लेवल कार्यकर्ताओं को साफ कहा कि 2019 को जीतने के लिए झूठ बोलने वालों के खिलाफ अपनी शक्ति और समय बर्बाद न करते हुए वो अपनी बात हर पोलिंग बूथ पर आंकड़ों के जरिए जनता के सामने रखें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। मिशन 2019 पर निकले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने दमन दीव के सिलवासा में बीजेपी कार्यकर्ताओं की रैली को संबोधित किया। केंद्र सरकार के काम को गिनाते हुए शाह ने कहा कि आम जनता के लिए मोदी सरकार ने 129 योजनाएं शुरू की हैं। साथ ही मोदी सरकार की तारीफ करते हुए देश की सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार के फैसलों को भी बताया। पिछली यूपीए सरकार और कांग्रेस पर निशाना साधते हुए शाह ने कहा कि 12 लाख करोड़ रुपए का घोटाला करने वाली कांग्रेस आज मोदी सरकार पर आरोप लगा रही है। राफेल सौदे पर बोलते हुए शाह ने कहा कि इस सौदे में चवन्नी का भी घोटाला नहीं हुआ है। हम कहते हैं संसद में चर्चा करो, चर्चा नहीं करते थे। अभी चर्चा हुई, 2.5 घंटे तक सारे तथ्यों का जवाब देकर देश की रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने राहुल बाबा को चुप कर राफेल के अंदर चवन्नी का भी घोटाला नहीं हुआ है। एक कांग्रेस पार्टी झूठे आरोप। जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में 9 जनवरी को कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की किसान रैली होनी है, जिसे लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। एसपीजी की टीम ने स्टेडियम ग्राउंड पर पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान डिप्टी सीएम सचिन पायलट भी मौजूद रहे। इसके अलावा परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के साथ पुलिस अफसरों ने स्टेडियम का जायजा लिया। 18,000 करोड़ के किसानों के कर्जे माफ हुए। राजस्थान की जनता के धन्यवाद के साथ 3 राज्यों में एमपी, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, राजस्थान, तीनों जगह हमने बड़ी विक्ट्री ली। और उसके बाद एक बड़ा संदेश गया है, देश की आवाज बनकर जो राहुल गांधी पूरे देश में संघर्ष कर रहे हैं, पूरे कांग्रेस कार्यकर्ता लड़ रहे हैं, देश के जनता लड़ रही है। राहुल गांधी ने कहा था गब्बर सिंह टैक्स जीएसटी के लिए, तब हंसी उठाई थी, लोगों ने कहा था कैसे कह रहे हैं गब्बर सिंह टैक्स। इन्होंने स्वीकार कर लिया, जीएसटी स्लैब कम करना शुरू कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बोलना पड़ा कि जीएसटी हम कम करने जा रहे हैं, करनी पड़ी। वो और अरुण जेटली जी की भाषा बदल गई, अमित शाह की भाषा बदल गई, गैस के दाम कम कर रहे हैं, पेट्रोल डीजल के दाम कम कर रहे हैं। राहुल गांधी का जो संघर्ष है, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जो संघर्ष है, दिखने लगा है। और यहां से राहुल गांधी जो संदेश देंगे, किसानों के पक्ष में जो बात रखेंगे, वो देश की आवाज बनेगी। और वो आने वाले लोकसभा चुनाव में परिवर्तन की शुरुआत जयपुर से होगी। पूरे देश में परिवर्तन की शुरुआत राहुल गांधी यहां से करेंगे। और मुझे भरोसा है कि बड़ी तादाद में लाखों किसान यहां पर। एक बड़ी खबर आपको बता दें, 30 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। सवाई सिंह गोदारा डीआईजी बनाए गए हैं। एसीबी जोधपुर के अशोक कुमार गुप्ता डीआईजी होंगे आयोजना विभाग के, जबकि आपको बता दें कि 30 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। सत्येंद्र सिंह डीआईजी होंगे। संदीप सिंह चौहान डीआईजी बनाए गए हैं रेलवे के जयपुर में। और इसके अलावा जयनारायण को डीआईजी बनाया गया है प्रशिक्षण का जयपुर में। तो बड़े पैमाने पर अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। 30 आईपीएस अधिकारियों के तबादले को लेकर के सूची जारी की गई है। सवाई सिंह गोदारा का नाम शामिल है, अशोक कुमार गुप्ता। तो कई अधिकारी जो आईपीएस हैं, जिनमें 30 के नाम हैं, उन 30 अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। जबकि एक अधिकारी को अतिरिक्त कार्यभार भी दिया गया है।
और इसको लेकर के जो बड़ी खबर है वो ये आ रही है कि 30 आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। तो लगातार हम ये देख रहे हैं कि आईएएस आईपीएस अधिकारियों के तबादले सरकार की तरफ से किए जा रहे हैं और अभी जो खबर आ रही है उसके अनुसार 30 आईपीएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। नई सरकार के खाद्य आपूर्ति मंत्री रमेश मीणा आज झालावाड़ के दौरे पर रहे। यहां पहुंचने से पहले कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने उनका नयापुरा चौराहे पर जोरदार स्वागत किया। इस दौरान कैबिनेट मंत्री रमेश मीणा ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार अपने घोषणा पत्र को पूरा करने में जुट गई है और किसानों से किए सभी वादों को जल्द पूरा करने के लिए एक कमेटी बना ली गई है। ऐसे में जल्द ही किसानों के लिए बड़ी राहत का निर्णय लिया जाएगा। सही समय पर नियमित खाद्य सामग्री मिले, सही मात्रा में मिले और जो अब तक पीडीएस सिस्टम में जो अनियमितता थी, करप्शन था, उस पर हम निश्चित रूप से अंकुश लगाएंगे और हमने जो मैनिफेस्टो में जो वायदे किए हैं 1 रुपये किलो बीपीएल को गेहूं मिले उसको सुनिश्चित तय करवाएंगे और हमारा जो कोटा था पहले जो 69% जो दे रहे थे खाद्य सामग्री भारत सरकार, उसको मैंडेट। केकड़ी पहुंचने पर चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा का जोरदार स्वागत किया गया। आपको बता दें कि रघु शर्मा कैबिनेट मंत्री बनने के बाद पहली बार अपने निर्वाचन क्षेत्र पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि बीजेपी राज में जिन लोगों का पेंशन बंद हुआ है उसे नए सिरे से शुरू किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने पानी की समस्या को लेकर अधिकारियों को निर्देश दिए और नरेगा कार्यों को वापस शुरू करने की बात कही। अभी जो चुनाव हुआ विधानसभा का, सब लोगों ने 36 कौम के लोगों ने भरपूर आशीर्वाद दिया। मैं जीता, यहां से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी। आज आपका धन्यवाद देने के लिए आपके बीच में आया हूं। मैं आपसे कोई नया नहीं मिल रहा हूं नए सिरे से। मैं जब चुनाव हार गया था 2013 में, तब भी 5 साल लगातार आपके सुख में दुख में, चाहे जीवनपुरा हो, सोल्या हो, बावड़ी हो, बड़ला हो। खीमसर क्षेत्र के जोरावरपुरा गांव में जंगली जानवर के हमले में भेड़ों की मौत के बाद स्थानीय विधायक हनुमान बेनीवाल ने मौके का जायजा लिया। वन विभाग की टीम के मौके पर नहीं पहुंचने से विधायक बेनीवाल नाराज हुए। उन्होंने वन मंत्री सुखराम बिश्नोई और कलेक्टर दिनेश कुमार यादव से फोन पर बात कर हालात बताए। बता दें कि जंगली जानवर के हमले में 9 भेड़ों की मौत हुई है और 4 घायल हुए हैं। बेनीवाल ने कहा कि ग्रामीणों को आशंका है कि हमला करने वाला जानवर पैंथर है। ऐसे में वन विभाग पैंथर का रेस्क्यू करे ताकि लोगों का डर खत्म हो। मैक्सिको के रास्ते भारत में पहुंची महामारी स्वाइन फ्लू का कहर प्रदेश में बढ़ता ही जा रहा है। इससे निपटने के तमाम दावे नाकाफी साबित हो रहे हैं। स्वाइन फ्लू के आगे चिकित्सा विभाग बेबस नजर आ रहा है। ठंड बढ़ने के साथ यह रोग पैर पसारता जा रहा है और रोकथाम के उपाय नाकाफी नजर आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे स्वाइन फ्लू के बढ़ते आंकड़े ने चिकित्सा विभाग को आईसीयू में भेज रखा है। जोधपुर सबसे ज्यादा प्रभावित कहा जा रहा है। यहाँ 1 जनवरी से अब तक 72 पॉजिटिव केसेस सामने आ चुके हैं, जिनमें से 6 मरीजों की डेथ हो चुकी है। पर जिम्मेदार लोगों को आश्वस्त करने से पीछे नहीं हट रहे। चिंतित होने की ज्यादा आवश्यकता नहीं है। चिकित्सा विभाग ने अपनी पूरी तैयारी कर रखी है। माननीय मंत्री महोदय के निर्देश हैं कि डेली की डेली मॉनिटरिंग हो रही है और जोधपुर सीएमएचओ द्वारा भी बहुत अच्छी तरह से फील्ड में सर्वे वगैरह कराया जा रहा है। चिकित्सा विभाग का दावा है कि उनकी टीम 80,000 घरों में दस्तक दे चुकी है, 20,000 दवाएं बांट चुकी है। चूरू में भी स्वाइन फ्लू ने पांव पसारने शुरू कर दिए हैं। सादुलपुर, सरदार शहर और बीदासर के बाद स्वाइन फ्लू ने रविवार को चूरू शहर में भी दस्तक दे दी। जिले में अब तक 14 पॉजिटिव केसेस मिले हैं और 3 लोगों की मौत हो चुकी है।
देखिए, स्वाइन फ्लू पॉजिटिव हमारे यहाँ से 8 सैंपल लेके भेजे गए थे। हमारे आईडीएसपी के माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर भावेश कुमार जैन, उनके द्वारा चूरू भट्टिया से ही सैंपल लेके भेजे गए थे पीबीएम मेडिकल कॉलेज बीकानेर में, जिनमें से 2 पॉजिटिव आए हैं। एक शेखावत कॉलोनी वार्ड नंबर 12 से थे, एक नाइयों का मोहल्ला वार्ड नंबर 41 से, चूरू से। दोनों ही शहर के केस हैं। कोटा में 1 जनवरी से अब तक 5 मरीजों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आ चुकी है, जिसमें से एक महिला की मौत भी हो चुकी है, जिससे चिकित्सा विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। आपको बताते चले कि हाड़ौती स्वाइन फ्लू से बुरी तरह प्रभावित रही है। स्वाइन फ्लू ने 2018 में 600 से अधिक मरीजों को अपनी चपेट में लिया था, जिसमें से 40 से अधिक मरीजों की मौत हो गई थी। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। बचपन में आपने स्लेट पर ABCD क ख ग या फिर अलिफ बे ते से तो जरूर पढ़ा लिखा होगा, लेकिन अब डिजिटल जमाने में ये गुजरे जमाने की बात हो गई है। इससे जुड़े रोजगार पर भी बुरा असर पड़ा है। क्यों? देखिए रिपोर्ट। डिजिटल युग में स्लेट उद्योग बर्बाद। स्लेट उद्योग में बढ़ी बेरोजगारी। गुमनाम हो रहा है स्लेट नगरी। नहीं पढ़ सकेंगे बच्चे स्लेट पर ABCD। जी हाँ, सही सुना आपने। अब बच्चे स्लेट पर ABCD क ख ग या फिर अलिफ बे ते से नहीं लिख पढ़ सकेंगे, क्योंकि स्लेट अब गुमनामी के अंधेरों में विलुप्त होता जा रहा है और इसकी जगह कंप्यूटर, स्मार्टफोन और लैपटॉप ने ले ली है। लिहाजा इसकी मांग अब दिन ब दिन खत्म होती जा रही है, जिसकी वजह से इसका सीधा असर स्लेट नगरी हिंडौन पर पड़ा है। स्लेट उद्योग जहां पूरी तरह से ठप हो गया है और इससे जुड़े लोग जिनका गुजर बसर इसी पर आधारित था, अब 2 वक्त की रोटी का भी इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं। ये बच्चों के लिए तो काफी अच्छी चीज है। बच्चे का स्टार्टिंग भविष्य यहीं से स्टार्ट होता है। स्लेट है ये स्लेट है। ये स्लेट से ही बच्चा ए से लेकर और जो भी देश विदेश तक आदमी पहुंचता है वो इसी स्लेट की वजह से पहुंचता है। आज हालत यह है कि मजदूर के पास काम नहीं है। पहले इसकी डिमांड बहुत थी, आज कोई डिमांड नहीं है। लगभग 5-7 हज़ार से ज़्यादा प्लान कर सके इस काम को छोड़ के। बाकी अब 4-5 हज़ार मजदूर हो सकता है वो भी धीरे धीरे इस काम को छोड़ने की कगार पर है। अब ये भी जान लीजिए कि आखिर करौली जिले का हिंडौन सिटी स्लेट नगरी के नाम से क्यों जाना जाता है और इसका सबसे ज्यादा असर इस पर क्यों पड़ा है। हिंडौन में है स्लेट बनाने की सबसे ज्यादा फैक्ट्री। देश के साथ विदेशों में स्लेट की होती थी सप्लाई। देश में 60% सप्लाई हिंडौन से होती थी। 10 साल पहले टर्नओवर 75 करोड़ से ऊपर था। अब 25% से भी नीचे जा चुका है टर्नओवर। स्लेट मजदूर दूसरे धंधे करने पर मजबूर। हिंडौन में पहले थी 25 स्लेट फैक्ट्रियां, अब हिंडौन में 10 स्लेट फैक्ट्रियां मौजूद। स्लेट में बहुत अच्छी पहचान रखता था। स्लेट का और पत्थर का बिजनेस था। यहाँ पे रीगो में, हिंडौन में काफी अच्छा बिजनेस था। मजदूरों को रोजगार मिल रहा था। अब धीरे धीरे रोजगार खत्म होता जा रहा है। पहले गवर्नमेंट। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।